दोस्तों नमस्कार, ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की तरह जो है अपने इस प्रैक्टिस सेट को जो है इतिहास के प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों तैयारी शुरू करते हैं इस प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसका जो पहला प्रश्न है वो है स्क्रीन पर आपके। पहला प्रश्न है, कायथापुरा स्थल किस नदी पर स्थित है? जो कायथापुरा स्थल है वो किस नदी पर स्थित है ये बताना है। क्या बनास नदी पर है, या बी नंबर बेतवा नदी पर, या सी नंबर केन नदी पर, या डी नंबर छोटी काली सिंध नदी पर? तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। जो उत्तर सही होगा इस प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डी नंबर छोटी काली सिंध नदी पर जो है ये कायथापुरा स्थल स्थित है। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो कायथा संस्कृति उज्जैन में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसे हड़प्पा की कनिष्ठ और समकालीन माना जाता है। यहाँ एक घर में 29 कंगन और 2 कुल्हाड़ी मिली हैं। इसे मालवा संस्कृत भी कहते हैं। तो आगे देखते लेते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न। यह है दूसरा प्रश्न अपना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा है ऐसा जो भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य है, ये बताना है आपको। तो ये रहा प्रश्न। पहला है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। क्या ये सही होगा? बी नंबर होगा, ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति के लोग थे ज़्यादातर नदियों और पहाड़ियों के पास रहा करते थे। क्या ये सही होगा? तीसरा नंबर, काले और लाल मृदभांड जो है इन संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जाते थे। क्या यह होगा? या जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी, जोरवे एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो मालवा संस्कृति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का दोस्तों क्या सही उत्तर होगा आपने चिन्हित कर लिया होगा। तो मित्रों, जोरवे एक जो ताम्र पाषाणिक स्थल है, ताम्र पाषाणिक कालीन एक संस्कृति है जिसकी जो खोज है देश पांडे ने की थी। जोरवे संस्कृति जो है महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में मित्रों गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, हालांकि इसमें तो दोस्तों ये डी ही ऑप्शन मानिए इसको, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। जो कालीबंगा में चबूतरे मिले हुए हैं वो कैसे निर्मित हैं? मिट्टी के निर्मित हैं, लकड़ी के हैं, पत्थर के हैं, या लकड़ी और धातु दोनों के बने हैं? तो ये बताना है कि जो सिंधु सभ्यता में कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे हैं कैसे निर्मित थे। तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मिट्टी की ईंटों से जो है कालीबंगा में चबूतरे निर्मित थे। कालीबंगा दोस्तों जानते हैं आप कि राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है, जो कि प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित है। इसकी दोस्तों खोज जो है अमलानंद घोष ने और उत्खनन का जो कार्य है वो बीबी लाल और बी के थापड़ ने किया था। मित्रों यहाँ से हमें बहुत से सामान मिली है सामग्री। तो देखते हैं, ये चूड़ी निर्माण का भी कारखाना था ना, और लकड़ी की नाली भी यहीं से मिली है। लकड़ी की नाली देखिए दोस्तों, दुर्ग का द्विभागीकरण भी यहीं से है, पक्की सड़कें मिली हैं, जुता हुआ खेत आदि साथ जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था ये बताना है। यानी कौन सा ऐसा जो विद्वान है इसमें से पुरातात्विक है विद है जो कि बालाथल का उत्खनन कार्य किया है? क्या एस आर राव ने किया था ए नंबर, या बी नंबर बीबी लाल ने,
या KN पुरी ने या VN मिश्रा ने। तो बताना है मित्रों किसने इस कार्य को अंजाम दिया। तो ये काम करने वाले जो थे ये ऑप्शन नंबर डी अर्थात VN मिश्रा सही उत्तर इसका होगा। दोस्तों बालाथल जो स्थान है वो राजस्थान में पड़ता है, जिसको जो 1993 VN मिश्रा ने इसको क्या किया था, उत्खनन कार्य किया था। मित्रों यहाँ से जो है परवर्ती हड़प्पा कालीन जो है लोहे के औजार और लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। तो कहाँ से भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, तो ये याद रखें कालीबंगा वो राजस्थान के बालाथल स्थल से। दूसरा प्रश्न देखते हैं, श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी। यानी जो जैन धर्म थे उनमें जो गुरु हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, उनमें एक महिला तीर्थंकर भी बताया जा रहा है। जो जैन धर्म के दो भाग बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर में, उन्हीं में से श्वेतांबरों ने माना है मित्रों कि उनमें से एक महिला थी। तो महिला कौन थी ये बताना है। क्या आदिनाथ थे या नेमिनाथ थे या मल्लिनाथ थे या पार्श्वनाथ थे। तो ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। यानी मल्लिनाथ को जो है श्वेतांबरों ने, जिसका जो नेतृत्व है स्थूलभद्र ने किया था, उन्हीं के नेतृत्व में ये माना गया कि मल्लिनाथ जो थे महिला तीर्थंकर थे। आगे देखते हैं मित्रों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भिक्षुकों का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखते था। यानी कौन सा ऐसा वर्ग था जो भिक्षुओं का वो गौतम बुद्ध को का विरोधी था, ये बताना है। क्या जो थे विरोधी पंचकौंडिन्य थे या सप्तनिगंठ थे या खड़वर्गीय थे या चत्वारि संध्वज थे, बताना है। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों इस प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी बुद्ध का जो विरोधी संघ, यानी भिक्षुओं का जो एक विरोधी वर्गीय संघ था वो खड़वर्गीय था, जो बुद्ध का विरोध करता था। मित्रों तत्कालीन समाज में बुद्ध की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उनके धर्म के प्रति जनसाधारण के आकर्षण को देखते हुए कुछ लोग बुद्ध से ईर्ष्या दोस्तों करने लगते हैं। और ऐसे में जो है कई लोग बुद्ध संघ में भी होते हैं और बौद्ध संघ के बाहर भी, यानी तो पक्ष और विपक्ष दोनों में होते हैं। मित्रों याद होगा कि आपको कि बुद्ध का जो पहला प्रबल विरोधी था वो देवदत्त था। इसके अतिरिक्त खड़वर्गीय भिक्षुओं द्वारा भी उनका विरोध किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न को आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा हुआ है किस शिलालेख में, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है। अशोक जो है अपने को किस शिलालेख में प्रियदर्शी लब्धाधिराज यानी लाजा मगधे कहता है, ये बताना है। इस प्रश्न का क्या उत्तर सही होगा ये बताना है। तो क्या लुम्बिनी स्तंभ लेख में या भाब्रू शिलालेख में या कलिंग शिलालेख में या ब्रह्मगिरि लघु शिलालेख में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी भाब्रू शिलालेख में जो है प्रियदर्शी राजा मगधे लिखा हुआ मिला है। दोस्तों आपको याद होगा कि जो भाब्रू शिलालेख है राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान पे जयपुर के जो पश्चिम पास में पड़ता है। यहाँ से एक चट्टान पर अशोक से संबंधित एक लेख प्राप्त हुआ है और इसी में लिखा हुआ है प्रियदर्शी लाजा मगधे। दोस्तों ये भाब्रू शिलालेख जो है बौद्ध धर्म होने का अशोक का सबसे सबल प्रमाण भी माना जाता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है किसको भेजा था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या महारक्षित होगा या महादेव होगा, यहाँ महाधर्म रक्षित या सोम तथा उत्तरा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी महाधर्म रक्षित को जो है अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। दोस्तों ये महारक्षित जो था दोस्तों इसको जान लीजिए। तो ये यूनान देश गया था, यवन देश गया था दोस्तों। तो महादेव का जो संबंध है, इसका जो संबंध है महिषमंडल या मैसूर से संबंध है इसका। और सोन तथा उत्तरा का जो संबंध है दोस्तों, इसका संबंध है स्वर्णभूमि से है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षचरित अध्यायों में विभक्त है। हर्षचरित्र अध्यायों में विभक्त है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताना है कि हर्षचरित जो ग्रंथ है वो अध्यायों में विभक्त है, बटा हुआ है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन अध्यायों को क्या उच्छ्वास कहा जाता है, या अधिकरण कहा जाता है, या सर्ग, या तरंग कहा जाता है? ये बताना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही नंबर ए हो जाएगा, यानी उच्छ्वास कहा जाता है, जो हर्षचरित अध्यायों में विभक्त है। ठीक है मित्रों। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हर्षचरित में कुल 8 अध्याय हैं, जिन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में जो है बाण की आत्मकथा लिखी गई है। और दोस्तों जान लेते हैं कि जो चतुर्थ उच्छ्वास है उसमें हर्ष के बचपन, राजश्री का विवाह आदि का भी वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे? तो आसान प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। प्राचीन काल में जो नालंदा महाविहार के कुलपति थे, क्या गुणमती थे, या दीपंकर थे, या सारीपुत्र थे, या शीलभद्र थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शीलभद्र थे जो नालंदा विहार के कुलपति थे। मित्रों, शिक्षा केंद्र के रूप में जो है नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में करवाई थी। मित्रों, नालंदा में ही हिंसांग ने 18 माह रुककर जो है योग शास्त्र का अध्ययन भी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध जो कुलपति थे दोस्तों, वो शीलभद्र थे, जो होनसांग के समय उस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर आसीन थे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इब्न बतूता जो है किस क्षेत्र से भारत आता है? ये प्रश्न है। इब्न बतूता जो यात्री था वो कहाँ से आता है? पूर्वी अफ्रीका से आता है, या कि पश्चिमी अफ्रीका से, या उत्तरी अफ्रीका से, या दक्षिणी अफ्रीका से? तो मित्रों, इसको बताना है। तो इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दे दिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अफ्रीका से जो है इब्न बतूता जो है भारत में इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है प्रवेश करता है। कब आता है? तो 1333 में आता है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखें। बाद में जो है 1342 में एमबीटी ने उसे अपना दूत बनाकर दोस्तों चीन भी भेजा था, परंतु रास्ते में जहाज़ खराब हो गया था और जिसके कारण वो चीन नहीं जा सका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यह है दूसरा प्रश्न, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो बताना है कि फवाजिल क्या कहलाता था। अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था क्या? यह सही होगा क्या? दूसरा नंबर है, वेतन के बदले में निर्धारित मूल्य जारी थे क्या? तीसरा, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी क्या? ये सही होगा। या डी नंबर, कृषकों से ली जाने वाली गैरकानूनी जबरी वसूली थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो सल्तनत काल में फवाजिल होता था वो जो होती थी इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में अवशेष जमा की जाने वाली जो एक तरह की राशि होती थी, धन होता था। आगे देखते हैं, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये आप जान गए होंगे कि जो सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था जिसका नाम था एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक था, वो जिसने जो है हक ए सर्ब नाम से जो है हक ए सर्ब या हाब ए सर्ब नाम से सिंचाई कर लगाया था, जो उपज का 10% होता था। तो कितना प्रतिशत? 10% मित्रों लिया जाता था। इस कर से जो फिरोज शाह तुगलक को 2 लाख टंका की वार्षिक आय प्राप्त होती थी और वह इसे धार्मिक व्यक्तियों और विद्वानों के बीच में बांट देता था। मित्रों, तो याद रखें कि फिरोज शाह तुगलक जो था इसने हक या हाब ए सर्ब नाम से सिंचाई कर लगाया था। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न और कूट के माध्यम से इसका जो है उत्तर देना है। एक तरफ सूची 1 मुगल शासक लिखा हुआ है और दूसरी ओर लिखा है कुल जमा में खालिशा का अनुमानित हिस्सा। खालिशा का अनुमानित जो हिस्सा था वो कितना होता था?
ये है। तो देख लेते हैं अकबर के समय में कितना था, 1/20 था, क्या सही होगा। जहांगीर के समय 1/5, क्या ये सही हो जाएगा। या जो है शाहजहाँ के समय 1/4, क्या ये सही हो जाएगा। और औरंगजेब के समय 1/7वां भाग था, क्या ये सही हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जो है अकबर के समय जो था 1/4 होता था, यानी अकबर का तीसरे में मिलान करेंगे। और जो है जहांगीर के समय मित्रों ये 1/20 होता था। और शाहजहाँ के समय दोस्तों जान लेते हैं तो इसका जो था संबंध 1/7 से होता था। औरंगजेब के समय जो था 1/5 यानी 1/5वां भाग होता था। ठीक है मित्रों, तो ये था सही उत्तर, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फिर दूसरा प्रश्न। कहाँ से राजदूत जो है औरंगजेब के शासनकाल, कहाँ से जो है राजदूत औरंगजेब के शासनकाल के समय आया था। कांस्टेंटिनोपल से, पहला ऑप्शन। बी नंबर फारस से आया था क्या, मक्का से या तुर्की से। तो इस प्रश्न का आपने दोस्तों सही उत्तर लगा लिया होगा, जो था सन 1661 में दोस्तों 61 और 67 के बीच में जो है औरंगजेब के पास कुछ विदेशी मुस्लिम शक्तियों के यहाँ से दूत मंडल दोस्तों आते हैं। तो किस काल में, 1661 से 67 के मध्य में। और उनमें से जो दूत मंडल आते हैं कांस्टेंटिनोपल यानी मक्का का शरीफ, फारस, बल्ख, बुखारा, कारगर, खीवा, अबिसिनिया और शहरे नौरोन के राजा, बसरा, यमन और मोचा के तुर्की सरदार तथा कुस्तुनतुनिया का एक दूत मंडल जो है दोस्तों यहाँ आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस राज्य के स्मरण में बना था, यानी किसकी स्मृति में बना गया था। तो ये आप जान गए होंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। दोस्तों जान लेते हैं कि बुलंद दरवाजा जो जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फुट जिसका जो है ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है दोस्तों। 134 फुट जो है दोस्तों दरवाज़ा ज़मीन से है। 134 फुट ऊंचा यह दरवाज़ा ज़मीन से कुल 176 फीट ऊंचा है, जिसका निर्माण जो है 1573 में गुजरात विजय की उपलक्ष्य में या इस व्रत में है जो करवाया गया था। आगे इसी में एक पॉइंट और जान लेते हैं जो इस बार यूपी टीजीटी 2021 में दोस्तों ये प्रश्न बनाकर पूछा गया था। तो क्या है इसी में, 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के विजय के बाद इस दरवाजे को जो दोस्तों की ऊंचाई और बढ़ा दी गई थी, इसीलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, कूट के माध्यम से उत्तर देना इसका। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था को निम्न में से उच्च पद के क्रम से व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से अपने प्रश्न को उत्तर हल करना है या देना है। तो बताइए जमादार क्या सही होगा, क्या जमादार सही होगा, हवलदार, नायक, एक हजारी। तो इस क्रम में इसको लगाना है, तो क्या सही होगा क्रम इसका। तो देख लेते हैं क्या क्रम सही होगा। तो दोस्तों नायक जो होता था वो 9 सैनिकों यानी 9 सैनिकों या पाइकों का अधिकारी होता था। तो पहले हम क्रम में लगाएंगे तो हमारा तीसरा नंबर आएगा। अब तीसरा देख लेते हैं, सी और डी में है ना मित्रों। तो तीसरा आया, ये देख लिया। फिर देख लेते हैं जो हवलदार होता था जो दोस्तों वो 10 नायकों अर्थात 25 घड़सवारों का अधिकारी होता था। तो ये आ गया दूसरा नंबर दोस्तों आ गया। अब देख लेते हैं तीसरा और दूसरा किस में, तो डी नंबर हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, जो 1 हजारी होता था 10 जमादारों या 10 जुमलादारों का अधिकारी होता था। और जो दोस्तों बचा आपका हवलदार जो होता था वो बता चुके हैं इसको, जमादार जो होता था 5 हवलदारों का अधिकारी होता था। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, ये है
वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर दरबार में आया था? तो यह भी प्रश्न आसान सा है, इसको देख लेते हैं। वो कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर दरबार में आया था? का अल उमरी था, अल बरूनी था, इब्न बतूता था या अब्दुल रज्जाक था? तो आप जानते होंगे दोस्तों कि 1422 में देवराय द्वितीय जो विजयनगर का उस समय शासक था, उसी के शासनकाल में जो है अब्दुल रज्जाक जो है 1443 में विजयनगर की यात्रा दोस्तों करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, और इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। ये है सूची 1 को दोस्तों सम्मिलित करना। एक तरफ लेखक दिया हुआ और एक तरफ जो है दोस्तों यानी कि ग्रंथ उनके नाम दिए गए, उसको मिलान करना है और कौन सा सही आपका मिलान हो जाएगा। तो पी हार्डी है महोदय जी, लेखक हैं, उनका मिलान करना है। ये W.H. मोरलैंड है, क्या राजपूत पेंटिंग इन्हीं से मिलती है, बताना है। और पी हार्डी की क्या दूसरा जो हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स एंड इंडिया लिखी है, क्या सही मिला है, ये बताना है। विसेंट स्मिथ का बताना है हिस्टोरियंस ऑफ मेडिवल इंडिया, क्या ये सही लिखा है। और A.K. स्वामी जो ने लिखा है ये क्या ये सही लिखा हुआ है। फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, क्या ये सही मिलान है, ये जानना है। तो देख लेते हैं क्या सही होगा। तो दोस्तों मोरलैंड की जो पुस्तक है वो फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब है, यानी 1 का 4 देख लेते हैं। तो ए और ए दोनों में दिया गया है, यानी ए बी में अभी नहीं हल होगा हमारा प्रश्न। और देखते हैं क्या है। तो पी हार्डी ने जो लिखा है वो हिस्टोरियंस ऑफ मेडिवल इंडिया लिखा है। तो पी हार्डी की जो पुस्तक है वो हिस्टोरियंस ऑफ मेडिवल इंडिया है, यानी बी का 3। तो बी का 3 किस में है? तो ए नंबर इसमें मिलता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और विसेंट स्मिथ आप जानते होंगे दोस्तों कि इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स। और जो बचता है कुमार स्वामी की पुस्तक, उनको जो है राजपूत पेंटिंग में मिलान करते हैं ये, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न मित्रों देख लेते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में चांदी का रुपया था जिसका कितना वजन था? क्या 176 ट्रॉय या ग्रेन था, या 178 ट्रेन ग्रेन, या 180 ट्राय, या जो था 182 ट्राय था? तो इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है यानी ये 3 ये सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। 180 ट्राय होता था दोस्तों। आप जानते हैं कि शेरशाह ने जो रुपया चलाया था चांदी का वो 178 ग्रेन का था। अकबर ने भी चलाया था। बाबर ने दोस्तों काबुल में चांदी के शाहरुख और कंधार में चांदी के बाबरी सिक्का चलाया है ना। जो है अकबर ने वर्गाकार आकृति का जलाली सिक्का भी दोस्तों चलाया था जो 175.5 ग्रेन का था। औरंगजेब ने भी दोस्तों निसार नाम के चांदी का सिक्का चलाया था। औरंगजेब के शासनकाल में जो प्रचलित रुपया जो है दोस्तों चांदी के सिक्के का वजन जो था 180 ग्रेन या ट्राय था। रुपया की जो दोस्तों सबसे छोटी इकाई होती थी वो सूकी यानी रुपये का 20वें भाग के बराबर होती थी या 16वें भाग के बराबर कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का यहीं पर समापन होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जाब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तथा ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। तो प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त करते हैं।